लेकिन मुख्तार की कहानी को सिर्फ एक माफिया की कहानी कह देना शायद अधूरा होगा। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947-48 के युद्ध में शहीद हुए। यानी एक तरफ आजादी की लड़ाई, राजनीति, शिक्षा और देश सेवा की विरासत, और दूसरी तरफ उसी परिवार का एक वारिस जो पूर्वांचल के सबसे चर्चित बाहुबलियों में शामिल हो गया। और हाँ, मुख्तार और आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अदावत की कहानी कहां से शुरू हुई? इसका जवाब हमें 1970 और 1980 के दशक के पूर्वांचल में मिलता है। उस दौर में मुख्तार अंसारी और साधु सिंह का संपर्क मखनू सिंह के गिरोह से हुआ। एक तरफ मुख्तार अंसारी तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह। दोनों के बीच संघर्ष को पूर्वांचल की सबसे चर्चित गैंगवारों में गिना गया। यह वही दौर था जब अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं रहना चाहता था, राजनीति में प्रवेश करना चाहता था, क्योंकि राजनीति उसे सामाजिक वैधता देती थी और अपराध उसे जमीन पर ताकत देता था। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया। 29 नवंबर 2005 शाम के करीब 4 बजे एक SUV से करीब आधा दर्जन बदमाश तेजी उतरे। करीब 500 राउंड गोलियां चलाई गई। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोग मौके पर मारे गए। लेकिन इससे पहले पूर्वांचल क्या पूरे देश में या प्रदेश में ऐसी वारदात नहीं हुई थी। कृष्णानंद राय ने 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल को हरा दिया था। मुख्तार 2005 के बाद लंबे समय तक जेल में रहा। अगस्त 2010 में अंसारी भाइयों ने पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौमी एकता दल ने पूर्वांचल के करीब 41 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो मुख्तार अंसारी ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर 2019 में मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा। अब मुख्तार की दुनिया बदल चुकी थी। 28 मार्च 2024 बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोई अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दे तो उसमें मिल जाएगी। आगे इस तरह बढ़ो, अगर इधर मान। पूर्वांचल की राजनीति में कुछ नाम ऐसे रहे जिनका असर सिर्फ चुनाव नतीजों तक सीमित नहीं था। कुछ नाम ऐसे थे जिससे नेता डरते थे, अधिकारी सावधान रहते थे और ठेकेदार अपने फैसले बदल देते थे। और इन्हीं नामों में से एक था मुख्तार अंसारी। लेकिन मुख्तार की कहानी को सिर्फ एक माफिया की कहानी कह देना शायद अधूरा होगा, क्योंकि मुख्तार जिस परिवार से आता था उस परिवार ने देश को स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा चेहरा दिया था। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उसके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947-48 के युद्ध में शहीद हुए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र मिला। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। यानी एक तरफ आजादी की लड़ाई, राजनीति, शिक्षा और देश सेवा की विरासत, और दूसरी तरफ उसी परिवार का एक वारिस जो पूर्वांचल के सबसे चर्चित बाहुबलियों में शामिल हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार का लड़का अपराध की दुनिया में पहुंच गया? कैसे ठेकेदारी की लड़ाई ने गैंगवार का रूप ले लिया? कैसे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी ने पूरे पूर्वांचल को प्रभावित किया? और कैसे अपराध और राजनीति एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मुख्तार जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता रहा? उसके खिलाफ कितने मामले थे? कौन कौन से बड़े हत्याकांडों में मुख्तार अंसारी का नाम था? और आखिरकार वह माफिया, विधायक और कैदी से यूपी की अपराध राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक कैसे बना? और हाँ, मुख्तार और आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अदावत की कहानी कहां से शुरू हुई? नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं यूपी की रंगबाज। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुआ था। लेकिन मुख्तार की पहचान समझने के लिए सिर्फ उसके जन्म और बचपन को जानना काफी नहीं है, उसके परिवार को समझना जरूरी है, क्योंकि अंसारी परिवार पूर्वांचल का कोई सामान्य परिवार नहीं था। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौर के बड़े नेताओं में शामिल थे।
वे 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे गांधी जी और नेहरू के करीबियों में गिने जाते थे और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। आगे चलकर वह जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बने। दूसरी तरफ मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने देश के लिए जान दी और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यानी एक तरफ दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो दूसरी तरफ नाना युद्ध के नायक। पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर के लेफ्ट के बड़े नेता थे और इसी परिवार में आगे चलकर राजनीति करने वाले कई लोग आए। परिवार की यह विरासत बताती है कि मुख्तार के पास सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी। फिर ऐसा क्या था कि मुख्तार ने इस विरासत के बजाय अपराध की राह पकड़ ली? इसका जवाब हमें 1970 और 1980 के दशक के पूर्वांचल में मिलता है। 1980 का दशक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने जोर दिया तो सड़क, रेलवे, सरकारी निर्माण और खनन जैसे ठेकों का बड़ा कारोबार। जहां बड़ा सरकारी ठेका होता वहां पैसा था और जहां पैसा था वहां वर्चस्व की लड़ाई थी। कई जगहों पर ठेकेदारों और स्थानीय गिरोहों के बीच गठजोड़ बनने लगी। यहीं से अपराध और ठेकेदारी का गठजोड़ मजबूत हुआ। मुख्तार अंसारी भी धीरे धीरे इसी दुनिया के संपर्क में आया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में मुख्तार अंसारी और साधु सिंह का संपर्क मखनू सिंह के गिरोह से हुआ। मखनू सिंह की दुश्मनी साहिब सिंह की गैंग से थी और साहिब सिंह के साथ ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम जुड़ा हुआ था। यहीं से एक ऐसी दुश्मनी की नींव पड़ी जिसने आने वाले वर्षों में पूर्वांचल की राजनीति और अपराध दोनों को प्रभावित किया। एक तरफ मुख्तार अंसारी तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह। दोनों की लड़ाई केवल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, यह ठेकों, कारोबार, इलाकों और प्रभाव की लड़ाई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के लिए लड़ाई झगड़े में पड़ जाता था और इसी दौरान उसका संपर्क पूर्वांचल के अपराध जगत के लोगों से बढ़ा। मुख्तार का नाम पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार 1978 में आया। उस समय उसकी उम्र मात्र 15 साल थी और उस पर आपराधिक धमकी का मामला दर्ज हुआ। 1986 में जब वो 23 साल का था उसके खिलाफ पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद मामले बढ़ते चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक समय के साथ उसके खिलाफ हत्या सहित गंभीर अपराधों के दर्जनों मामले दर्ज हुए। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना और अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराया जाना एक ही चीज नहीं है। मुख्तार के मामले में भी कई केसों में वह आरोपी रहा। कुछ मामलों में बरी हुआ तो कुछ में अदालत ने उसे दोषी ठहराया। यही वजह है उसके आपराधिक रिकॉर्ड की चर्चा करते समय सिर्फ मुकदमों की संख्या नहीं बल्कि उनके नतीजों को भी देखना जरूरी है। 1990 का दशक आते आते पूर्वांचल में दो नाम तेजी से उभर रहे थे, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। दोनों के बीच संघर्ष को पूर्वांचल की सबसे चर्चित गैंगवारों में गिना गया। कोयला कारोबार से लेकर रेलवे ठेका, स्क्रैप, बालू और दूसरे कारोबारों में वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों की दुश्मनी बढ़ती गई। यह वही दौर था जब अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं रहना चाहता था, वह राजनीति में प्रवेश करना चाहता था, क्योंकि राजनीति उसे सामाजिक वैधता देती थी और अपराध उसे जमीन पर ताकत देता था। मुख्तार ने इसी समीकरण को समझा। उसने अपने प्रभाव को राजनीतिक ताकत में बदलना शुरू किया और फिर आया वह दौर जब मुख्तार सिर्फ गैंग का नाम नहीं रहा, वह चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गया। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ सदर से विधायक बना। इसके बाद वह 5 बार इस सीट से विधायक रहा। यह अपने आप में एक असाधारण राजनीतिक प्रभाव था। एक तरफ उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे तो दूसरी तरफ जनता उसे बार बार विधानसभा भेज रही थी। यहीं से मुख्तार की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। पूर्वांचल के सामाजिक समीकरण, जातीय राजनीति, स्थानीय प्रभाव, डर, संरक्षण और व्यक्तिगत नेटवर्क, इन सब ने इसमें भूमिका निभाई। मुख्तार ने अपनी राजनीतिक पहचान को सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रखा। उसका प्रभाव मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और आसपास के इलाकों में फैलता गया और इसी समय तक उसका नाम एक ऐसे बाहुबली के तौर पर स्थापित हो चुका था जो राजनीति और अपराध दोनों में प्रभाव रखता था। मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक था 1991 का अवधेश राय हत्याकांड। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई थे। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया। मामला वर्षों तक अदालत में चलता रहा। फिर 5 जून 2023 को वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को हत्या के इस मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उन पुराने मामलों में से एक था जिनका फैसला दशकों बाद आया। जिस अपराध के समय मुख्तार अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की शुरुआत कर रहा था, उसका न्यायिक निष्कर्ष उसके जीवन के आखिरी दौर में आया। यह वह दौर था जब पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह गैंग और मुख्तार अंसारी गैंग के बीच खूनी अदावत शुरू हो चुकी थी। उस दौर के चश्मदीद बताते हैं कृष्णानंद राय शुरू से ही ब्रिजेश सिंह और उसके गिरोह को राजनीतिक संरक्षण दिया करते थे। इसी वजह से मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को भी अपना दुश्मन मानता था। ठेकों में कृष्णानंद राय की दखलंदाजी ने इस रंजिश को और हवा दी। उस दौर के लोग बताते हैं कि 2002 के चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के इलाके में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया गया था। 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी इलाके में मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला था। रास्ते में मुख्तार की गाड़ी को रेलवे फाटक के बीच ट्रक खड़ा कर रोक लिया गया। ट्रक से कुछ लोग निकले और मुख्तार की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुख्तार ने भी राइफल लेकर उनसे मोर्चा संभाल लिया। इस गैंग वॉर में एक हमलावर और मुख्तार अंसारी का गनर मारा गया था। मुख्तार का मानना था कि उस पर यह हमला कृष्णानंद राय के इशारे पर ब्रिजेश सिंह के गैंग ने किया है। अब आते हैं उस मामले पर जिसने मुख्तार अंसारी के नाम पूरे देश में अपराध की बड़ी खबर बना दी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 शाम के करीब 4 बजे। भाजपा के दबंग विधायक कृष्णानंद राय गाजीपुर जिले के सिहाड़ी गांव के क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। वह खुद क्वालिस गाड़ी पर आगे बैठे थे। पीछे दूसरी क्वालिस गाड़ी थी जिनमें उनके बड़े भाई रामनारायण राय, छोटे भाई और साथी सवार थे। दोनों गाड़ियां मोहम्मदाबाद के उन कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे यह काफिला बसनिया चट्टी गांव के करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंचा, एक ग्रे रंग की एक्सयूवी गाड़ी काफिले के सामने आ गई। विधायक और उनके साथी जब तक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही एक्सयूवी से करीब आधा दर्जन बदमाश तेजी से उतरे और दोनों गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। क्वालिस कार में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वे हमले का जवाब दे पाते हमलावरों की ओर से करीब 500 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोग मौके पर मारे गए। करीब आधे घंटे की फायरिंग के बाद एक हमलावर आगे वाली क्वालिस के बोनेट पर चढ़ा और उसकी अगली सीट पर लहूलुहान पड़े विधायक कृष्णानंद राय की चोटी काट ली और उसे जेब में रख लिया। घटना को अंजाम दे हमलावर उसी एक्सयूवी से फरार हो गए। वैसे तो पूर्वांचल गैंगवार के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इससे पहले पूर्वांचल क्या पूरे देश में या प्रदेश में ऐसी वारदात नहीं हुई थी जिसमें हमलावरों ने इतने दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिया हो और इतनी बड़ी संख्या में गोली चलाई हो। वैसे कृष्णानंद राय की जान के खतरे को देखते हुए यूपी के तत्कालीन डीजीपी की ओर से उन्हें सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया कराई गई थी, लेकिन गाजीपुर के सिहाड़ी गांव का रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से कृष्णानंद राय वहां क्वालिस गाड़ी से गए थे। हमले में विधायक के साथ उनका गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह मारे गए थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को वहां से AK-47 के 6 खोखे के साथ पिस्टलों के 400 से ज्यादा खोखे बरामद हुए थे। 100 के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने भाजपा विधायक और उनके 6 साथियों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की थी। भाजपा के मनोज सिन्हा उस समय तक यानी 96 और 99 में गाजीपुर लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके थे। दोनों चुनाव में मनोज सिन्हा का कृष्णानंद राय ने खुला समर्थन किया था। 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर कृष्णानंद राय को टिकट दिया और इस चुनाव में कृष्णानंद राय ने 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल को हरा दिया था। हालांकि इससे पहले के चुनाव में कृष्णानंद राय चुनाव हारे थे और अफजाल ने उन्हें हराया था, लेकिन दूसरे चुनाव में उन्होंने अफजाल को पटखनी दे दी। उस दौर में क्राइम करने वाले पत्रकार बताते हैं कि अपने ऊपर हुए हमले के बाद शांत बैठा मुख्तार अपने भाई की हार पचा नहीं पाया और इस हार के बाद पूर्वांचल में राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया। 2002 से 2005 के बीच करीब 40 हत्याएं हुई जो कृष्णानंद राय और ब्रिजेश सिंह के करीबियों की। 2003 में पहली हत्या ब्रिजेश सिंह के करीबी त्रिभुवन सिंह के भाई अनिल सिंह की हुई। गाजीपुर के सैदपुर में सरे बाजार हुए इस हमले में अनिल सिंह समेत 3 लोग मारे गए। फरवरी 2004 में कृष्णानंद राय के खास रहे अक्षय कुमार राय और टुनटुन पहलवान की गाजीपुर में, अप्रैल 2004 को कृष्णानंद राय के करीबी झिंकू की और मोहम्मदाबाद रेलवे फाटक के समीप भाजपा कार्यकर्ता सोमनाथ राय की अप्रैल 2004 को दिलदार नगर में राम अवतार की हत्या। इन सब हत्याओं में मुख्तार का नाम
इसके बाद अक्टूबर 2005 में मुख्तार अंसारी मऊ दंगे के मामले में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया। मुख्तार 2005 के बाद लंबे समय तक जेल में रहा, लेकिन जेल में होने का मतलब यह नहीं था कि उसकी राजनीतिक पहचान खत्म हो गई। वह चुनाव जीतता रहा, उसका नेटवर्क बना रहा और उसके खिलाफ नए मामले भी सामने आते रहे। 2003 में लखनऊ जिला जेल में तत्कालीन जेलर को धमकाने और हथियार दिखाने के आरोप वाले मामले में 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और 7 साल की सजा दी। 2024 में फर्जी दस्तावेज के जरिए हथियार लाइसेंस हासिल करने के मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली। मुख्तार अंसारी का नाम नंदकिशोर गुप्ता अपहरण और हत्या मामले में भी सामने है। जिस मुख्तार को एक दौर में पूर्वांचल का बाहुबली और माफिया कहा जा रहा था, उसी मुख्तार के लिए एक समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने चुनावी मंच से गरीबों का मसीहा कहती थी, जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा बटोरी। साल था 2007। मुख्तार और उनके भाई अफजाल अंसारी दोबारा बसपा में साथ आए। मुख्तार उस वक्त जेल में था, लेकिन जेल की सलाखें उसकी चुनावी राजनीति को रोक नहीं पाई। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। बसपा ने कुछ साल पहले मुख्तार को अपने साथ लिया था। उसी पार्टी ने 2010 में उससे दूरी बना ली। 10 अप्रैल 2010 को मायावती ने मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को बसपा से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की कार्रवाई की वजह बताई, यानी राजनीतिक कहानी ने अचानक करवट ले ली। अगस्त 2010 में अंसारी भाइयों ने पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। कौमी एकता दल पार्टी की घोषणा मऊ से की गई। इंडियन एक्सप्रेस की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी बनाने वालों में पूर्व सांसद अब्दाल अंसारी, मोहम्मदाबाद के विधायक सिकबतुल्ला अंसारी और जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी शामिल थे। यानी अब मुख्तार किसी पार्टी के टिकट का मोहताज नहीं था। अब उसके पास अपना दल था, अपना चुनाव चिन्ह था, अपना संगठन था। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौमी एकता दल ने पूर्वांचल के करीब 41 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पार्टी कोई बड़ी ताकत नहीं बन सकी, लेकिन एक बात उसने साबित कर दी कि मुख्तार अंसारी की राजनीतिक जमीन अभी खत्म नहीं हुई थी। मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। यानी जिस नेता को कुछ साल पहले एक बड़ी पार्टी ने बाहर कर दिया था, उसने अपनी पार्टी बनाकर फिर विधानसभा पहुंचने का रास्ता निकाल दिया। मुख्तार का सबसे मजबूत राजनीतिक किला था मऊ सदर। वह 5 बार विधायक बना। यह सफलता बताती है कि उसके पास केवल अपराधियों का नेटवर्क नहीं था, उसके पास एक राजनीतिक आधार भी था। यही कारण था कि मुख्तार अंसारी की कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा एक बड़े सवाल के रूप में सामने आई। क्या अपराधी राजनीति में आया था या राजनीति ने अपराधी को वैधता दी? मुख्तार की कहानी में दोनों बातें एक साथ दिखाई देती हैं। उसने अपराध से प्रभाव बनाया और उस प्रभाव से राजनीति में जगह बनाई और राजनीति ने उसे सामाजिक और संस्थागत ताकत दी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मुख्तार अंसारी का टकराव आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ता है। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। मऊ में 2005 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा। मुख्तार अंसारी उस समय मऊ का विधायक। इन घटनाओं के बाद योगी और मुख्तार के बीच राजनीतिक टकराव और तीखा हुआ। 2008 में यह टकराव एक बेहद गंभीर घटना तक पहुंच गई। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में एक रैली में शामिल होने जा रहे थे। उनके काफिले पर हमला हुआ। पथराव और हिंसा के बीच उनका काफिला फंस। पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल के अनुसार योगी की गाड़ी आखिर समय में बदली गई और इसी वजह से उनकी जान बची। इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक दुश्मनी की चर्चा और तेज हो गई। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। यह मुख्तार अंसारी के लिए राजनीतिक रूप से एक नया दौर था। योगी सरकार ने संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को अपनी प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताओं में रखा। मुख्तार लंबे समय से जेल में था। उसकी संपत्तियों और अवैध कारोबार पर कार्रवाई हुई तो मुख्तार अंसारी ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर 2019 में मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा। वो वहां 2 साल से ज्यादा समय तक रहा। उत्तर प्रदेश सरकार उसे वापस यूपी लाना चाहती थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अंततः उसे वापस उत्तर प्रदेश लाया गया और बांदा जेल में रखा गया। अब मुख्तार की दुनिया बदल चुकी थी। एक समय जो व्यक्ति पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक ताकत के लिए जाना जाता था, वह अब लगातार जेलों और अदालतों के बीच था। मुख्तार की कहानी ब्रिजेश के बिना तो अधूरी है। दोनों की दुश्मनी 1980 और 90 के दशक में ठेकेदारी और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी थी। फिर यह संघर्ष इतना बढ़ा कि दोनों का नाम पूर्वांचल की गैंगवार का पर्याय बन गया। 2002 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें उसके 3 लोग मारे गए और ब्रिजेश सिंह के घायल होने की भी रिपोर्ट सामने आई।
उसके बाद 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई। मुख्तार के ऊपर आरोप लगा, लेकिन जैसा पहले बताया कि इस मामले में सीबीआई अदालत ने बाद में उसे बरी कर दिया। ब्रजेश सिंह लंबे समय तक अंडरग्राउंड, बाद में गिरफ्तार हुआ। उसने भी राजनीति में कदम रखा, यानी जिस दुनिया की शुरुआत अपराध और ठेकेदारी की लड़ाई से हुई थी, उसके दोनों बड़े चेहरे अंततः राजनीति के मैदान तक पहुंचे। पूर्वांचल की राजनीति की सबसे असाधारण कहानियों में से एक 28 मार्च 2024 बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र 63 वर्ष थी। उसकी मौत के बाद पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की लगभग 4 दशक लंबी एक कहानी का अंत हुआ। लेकिन सवाल खत्म नहीं, क्योंकि मुख्तार की मौत के बाद उसका परिवार, संपत्ति, मुकदमों और राजनीतिक विरासत पर चर्चा जारी रही। मुख्तार अंसारी की कहानी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो शायद यह कहा जा सकता है कि एक ऐसे परिवार के वारिस की कहानी है जिसकी विरासत देश सेवा थी, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपराध, राजनीति और अदालतों के बीच गुजार दिया। सच क्या है, इसका फैसला इतिहास करेगा, क्योंकि पूर्वांचल में एक कहावत आज भी सुनाई जाती है, मुख्तार अंसारी को समझना आसान नहीं है। वो कहानी भी है, किरदार भी है और एक ऐसा नाम भी जिसके बारे में हर आदमी की अपनी अलग राय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में पूर्वांचल के एक ऐसे चेहरे के साथ जिसकी कहानी सत्ता, संघर्ष, अपराध और राजनीति के बीच लिखी गई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।